बहुत पुरानी बात है कि एक अजीम शान बादशाह था जिसका नाम शाह नामान था। उसका मुल्क अनवा उकसाम की नामतों से माला माल था। वहां हर वो चीज मौजूद थी जिसकी कोई इंसान तमन्ना रखता है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं था, न ही वो राहत महसूस करता था। क्यों? वो इसलिए कि उसने अपनी कदीम किताबों में एक अजीब चीज के बारे में पढ़ रखा था जो सिर्फ पुरासरार शहर में होती है, और वो अजीब चीज जिसके पास होती है वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होता है। उसने दिल में सोचा कि मैं कितना अजीम बादशाह हूं, और कितने अफसोस की बात है कि वो अजीब चीज मेरे पास नहीं है। हो ना हो, मुझे उस चीज के बारे में खोज लगानी चाहिए। बादशाह के मुल्क में ओक्सा एक बहुत बड़ा आलम था जो कि एक पहाड़ की चोटी पर बने एक पुरासरार घर में रहता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो पुरासरार चीजों के बारे में मालूमात रखता है। बादशाह ने अपना एक अफसर उसके पास भेजा ताकि वो आलम से अजीब व गरीब चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सके। वो अफसर चलते चलते उस पहाड़ तक पहुंचा। उसने देखा पहाड़ की चोटी तो आसमान से बातें कर रही है। वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा और चोटी पर बने उस पुरासरार घर के सामने जा पहुंचा। उसने दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक आवाज आई, अंदर आओ। अफसर पे दहशत तारी हो गई क्योंकि बोलने वाला नजर ही नहीं आ रहा था। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। सामने ही एक वसीया वारिस कमरा था जिसके दरमियान में एक खूबसूरत सा कालीन पड़ा था। उस पर बने नक्श व नुगार बहुत ही दिलफरेब थे। वो न चाहते हुए भी कालीन की तरफ बढ़ने लगा और उस पे आए को जा खड़ा हुआ। इसी लम्हे दोबारा वही गैबी आवाज सुनाई दी, हरकत न करना। अगले ही लम्हे अफसर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले जमीन सरक गई हो। उसके मना से दलदूज चीख निकली। कमरे का फर्श सुरक गया था और वो कालीन समीत नीचे जा रहा था जैसे ये कालीन न हो कोई लिफ्ट हो। उसने वही गैबी आवाज दोबारा सुनी, डरो मत, तुम अजीम आलम के पास पहुंचने ही वाले हो। जादुए कालीन उसे जमीन की तह में ले गया। जल्द ही वो आलम के सामने था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलम की आवाज सुनाई दी, मुझे अंदाजा है कि तुम यहां क्यों आए हो। तो सुनो मेरा जवाब। शाह नामान को बता दो कि वो अजीब चीज आड़ने वाला घोड़ा है जिसके दो पर हैं और वो फजा में उड़ता है, लेकिन उसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये घोड़ा पुरासरार शहर में है और उस शहर की तरफ जाने का रास्ता तकालीफ से भरा हुआ है। उस रास्ते में बहुत बड़ा सहरा आता है, उसके बाद खूनी नहर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद गजबनाक समंदर को उबूर करना पड़ता है, और फिर 3 बुलंद वो बाला छोटियां सर करनी पड़ती हैं। लिहाजा उसे मेरा मशूरा पहुंचा देना कि वो अपने मुल्क में आराम से रहे और उस जादुई घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही वो आलिम गायब हो गया। अफसर ने हैरत से पुलकें झपकाएं और दोबारा कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन ने हसब साबिक सफर शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद अफसर इस जगह से बाहर आ गया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। वापस जाकर उसने बादशाह को सारा किस्सा कह सुनाया और आलम का पैगाम सुनाया कि ओढ़ने वाले घोड़े को हासिल करना नामुमकिन है। ये सुनकर शाह नामान गुस्से में आ गया और फौरन ही अपने सिपा सालार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि बेहतरीन सवार तैयार करो और उन्हें पुरासरार शहर की तरफ रवाना करो ताकि वो मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा ले आएं। शाह नामान के बेहतरीन सवार सफर पर चल पड़े। उनके सामने वसीय व अरीज सहरा था। दौर दौर तक रेत फैली हुई थी। वो कई दिन तक सफर करते रहे हती कि वो थक कर गिर गए। सहरा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिफ्ता रफ्ता उनका जाद राह भी खत्म हुआ। अब भी हमारे प्यास के उनका बुरा हाल हो गया। मजीद एक मुसीबत और टूटी कि सहरा में रेत का हैबतनाक तूफान आया जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी रेत तले दब गए। कुछ प्यास की शिद्दत से जान की बाजी हार गए और कुछ तूफान में मारे गए। लिहाजा बचे हुए फौजी सवारों ने वापसी के बारे में फैसला किया और वापस चल पड़े। वापसी का सफर भी सोबतों से भरा हुआ था और वो उसी तरह हवादिस का शिकार होने लगे। हती कि शाह नौमान के पास सिर्फ एक फौजी वापस पहुंच सका और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। शाह नौमान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने सिपा सालार को 500 फौजी सवारों का दस्ता तैयार करने का हुक्म दिया।
सिपा सालार ने फौजी दस्ता तैयार किया और सफर पे रवाना हो गया। अब की बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, लिहाजा सहरा का सफर बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने एक तंदोतीज नहर थी जिसे उबूर करना था। उन्होंने वहां पड़ाव डाला और दरख्तों को काटकर कश्तियां बनाने लगे। कश्तियां बनाने के बाद वो नहर में उतर गए और सफर शुरू हो गया। मगर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बेखबर थे, और वो थी मगरमच्छ। शायद उसी लिए उस नहर को प्रासरार आलम ने खूनी नहर कहा था। आंकी आन में मगरमच्छों ने किश्तियों पर हमला कर दिया और आनान फाना फौजी सवारों को हड़प कर गए। सिर्फ 5 फौजी सवारों ने बेमुश्किल जान बचाई और 1000 मुश्किलात का सामना करने के बाद शाह नौमान के पास वापस पहुंचे और उसे सारी रुदात सुनाई। शाह नौमान जद का पुका था। उसने महम जवी का इरादा तर्क न किया और खुद महम पे जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने 7000 सिपाही लिए और रवाना होने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में उसके वज़रा दौड़ते हुए आए और बोले, आलीजा, आपको अल्लाह ताली ने हर नामत से सरफराज फरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि आप इन नामतों पे कनात करें और उड़ने वाले घोड़े का ख्याल दिल से निकाल दें। शाह नामान ने उनकी बात सुनी, उनसुनी कर दी और अपने इरादे पे कायम रहा। वज़रा ने फिर अर्ज की, हुजूर, आप सल्तनत के लिए बहुत अहम हैं, लिहाजा आप खुद इस महम पे न जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गैर मौजूदगी में दुश्मन रियासत हमला आवर हो जाए और मुल्क पे कब्जा जमा ले। शाह नौमान के जहन पर तो उड़ने वाला घोड़ा सवार था, लिहाजा वो अपनी जिद पर कायम रहा। मुहिम पे रवाना होने से पहले वो साहिर से मिलना चाहता था, लिहाजा वो तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर आलम के पास जा पहुंचा और उससे प्रासरार शहर के बारे में दरियाफत किया। आलम ने कहा, शाह नौमान, मैं उस सिलसिले में आपकी सिर्फ एक मदद कर सकता हूं, और वो ये मुखलसाना मशूरा है कि आप उस घोड़े को भूल जाएं। यही आपके और आपकी सल्तनत के हक में बेहतर होगा, बाकी आप आजाद हैं, जो चाहें करें। शाह नौमान ने उन्हें कहकर उसकी बात को भी हवा में उड़ा दिया। उसके बाद वो सफर पे चल पड़ा। उसका सफर मसाइब से भरा हुआ था। उसके कुछ सिपाही सहरा में मारे गए, कुछ नहर उबूर करते हुए मगरमच्छों की ग़िज़ा बन गए। उसके बाद उसका समंदरी सफर शुरू हुआ। समंदर के सफर में उसका बहरी जहाज भनूर में फंस गया और बहुत सारी फौज डूब कर मर गई। सिर्फ गंती के लोग जान बचाने में कामयाब हुए। जब वो 3 चोटियां उबूर करने के लिए पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ 50 सिपाही बचे, और चोटियां सर करने के बाद बहुत सारे और सिपाही जिंदगी से जदा हो गए और चंद दिनों बाद सिर्फ अकेला शाह नौमान बाकी बचा। ये सारा सफर कई सालों पर मुहित था। उस दौरान उसकी शक्ल व सूरत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसकी सेहत खराब थी, यहां तक कि उसने आखिरी चोटी भी सर कर ली। अब पुरासरार शहर उसके सामने था। वो इतना खूबसूरत था कि शाह नौमान के मुंह से बेअख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। वह एक सरसब्ज वो हुसैन वादी थी। चारों तरफ सब्जाजार थे, फूलों की बहतात, फलदार दरख्त बिखरत थे। पानी चांदी जैसा चमकदार और साफ शफाफ था। परंद और चरंद चहल पहल में इजाफा कर रहे थे। शाह नौमान ने जी भरकर फल खाए और पानी पिया। इसी असना में उसे नींद आने लगी और वो सो गया। नामालूम वो कितने पहर सोयत रहा। उसकी नींद तब खुली जब सूरज की शुआएं उसे जगा रही थी। वो आंखें मिलते हुए उठ बैठा और हाथ मुंह धोने के लिए आबशार पर पहुंचा कि अचानक वो चौंक पड़ा। उसके सामने एक प्रोकार खातून और एक सफेद रंग का परों वाला घोड़ा मौजूद था। शाह नौमान तो सांस लेना तक भूल गया। उधर वो खातून भी उसे हैरत से देख रही थी। आखिरकार वो बोली, तुम कौन हो? मैं उस वादी की मलका हूं। मलका हालिया, मैं शाह नौमान हूं। नौमान ने जवाब दिया। मलका उसकी बदहीती देखकर हुंसी और बोली, वाह क्या बादशाह ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जवाब में शाह नौमान ने सारी कहानी बता दी। मलका ये सुनकर गुस्से में आ गई कि वो उसका ओढ़ने वाला घोड़ा हासिल करना चाहता है। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें ये घोड़ा हिरगुज नहीं दूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती हासिल किया तो तुम्हें उससे कोई नफा नहीं पहुंचेगा। शाह नौमान भला ऐसी बातें कहां सुनने वाला था। इसने आगे बढ़कर मलका को धोखा दिया और घोड़े पर सवार हो गया। मलका दौड़ जागरी और उसे बद्दुआएं देने लगी, मगर नौमान कहां रखने वाला था। उसने घोड़े को उड़ने का हुक्म दिया
और घोड़ा हुआ हो गया। ओह। एक तवील सफर के बाद वो अपने वतन पहुंचा। शहर में दाखिल होते वक्त उसे उम्मीद थी कि लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, उठोगे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नजर उठाकर न देखा, बल्कि चंद अफराद ने तो उसका ये कहते हुए मजाक उड़ाया, अरे देखो तो उस पागल शख्स को, ये समझता है कि नकली पर लगाने से उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगे। शाह नामान ने बेमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया और सईदा अपने महल की तरफ चलता गया। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, दरबानों ने उसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और मुन्ना उठाए कहां घुसे आ रहे हो? शाह नामान ने गुस्से के आलम में कहा, मैं शाह नामान हूं, यहां का बादशाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे रोको। दरबान ने उसे सर तपा देखा और कहा, अरसे बाद किसी के मुन्ना से शाह नामान का नाम सुना, बड़ी हैरत हुई। खैर सुनो, शाह नामान 3 साल पहले मर चुका है और अब उसके मुल्क पे हमारा कब्जा हो चुका है। शाह नामान ये सुनकर धक से रह गया। इधर दरबान कह रहा था, यहां से 9-2-11 हो जाओ, वरना हम तुम्हें जूल में डाल देंगे। शाह नेमान मौके की निजाकत समझ गया और वहां से वापस लौट आया। बाजार से गुजरते हुए उसके जी में आया कि लोगों से बात करूं, लिहाजा वो अपने घोड़े पर बैठ गया और बाआवाज बुलंद बोला, लोगों मेरी बात सुनो। जब लोग जमा हो गए तो वो बोला, देखो मैं तुम्हारा शाह नामान हूं और मैं मुहिम से जिंदा लौट आया हूं। मेरे पास अपनी कामयाबी का सबूत भी है। लोगों ने उसे गौर से देखा, मगर उसकी शक्ल वो सूरत बदल चुकी थी। मजीद ये कि वो अवाम में मकबूल भी नहीं था। उनको सहूलियात फराहम करने के बजाय उन्हें मुश्किलात में डालता था। लिहाजा सब लोग चीख कर कहने लगे, नहीं नहीं, तुम पागल हो। शाह नामान मर चुका है और अगर वो आ भी गया तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। शाह नामान ये सुनकर खौफ जिदा हो गया कि अवाम का जम गफीर उसे मार ही न डाले। लिहाजा वो चुपचाप वापस लौट आया। अब उसे सारी दुनिया अंधेर लग रही थी। वो बिल्कुल तन्हा और बेआसरा था। अचानक उसके जहन में मुल्का का ख्याल आया, जिसको शाह नामान ने धुका दिया था और वो गुरते हुए उसे बद्दियाएं दे रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने दिल में सोचा और वापस परासरार शहर जाने की ठान ली और सफर शुरू कर दिया। उड़ने वाले घोड़े ने उसे बेहिफाजत वहां पहुंचा दिया। उधर मुल्का भी मुसल्ली पे बैठी अपने प्यारे घोड़े की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी कि अचानक उसे शाह नामान घोड़े के साथ आता दिखाई दिया। वो फौरन उठी और बोली, क्या तुम मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूं कि लालच का कोई फायदा नहीं और दूसरों को दुख देने वाला खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। मुझे मुआफ कर दे मलका हालिया। शाह नौमान के लहजे में बहुत आजिज़ी थी। मलका का दिल पसीज गया। उसने नौमान से उस तब्दीली की वजह पूछी तो नौमान शाह ने सब कुछ सच सच बता दिया। मलका ने सारी दास्तान सुनी तो कहने लगी, मेरा मशूरा यह है कि तुम दोबारा अपने वतन जाओ और अपने हम ख्याल लोगों से फर्दन फर्दन मिलो और उन्हें सारी कहानी सुनाओ। इस तरह तुम अपने हामियों की तादाद में इजाफा कर सकते हो और फिर मौके महल को देखकर अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल कर लो। और देखो अब अपने अवाम के साथ इंसाफ और मुसावात की हुकूमत करना। मुल्का की बातें शाह नामान के दिल को छू गईं। वो कुछ कहने ही वाला था कि मुल्का ने कहा, शाह नामान, अगर तुम उस नेक काम के लिए तैयार हो तो मेरा घोड़ा ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा और जब तुम कामयाब हो जाओ तो उसे वापस लौटा जाना। शाह नामान ने मलका का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लौट गया। वहां जाकर उसने शहर से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी इलाके को अपना मस्कन बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही मुश्किल था, मगर चूंकि शाह नामान की नीयत ठीक थी, लिहाजा रिफ्ता रिफ्ता उसके पुराने दोस्त उसके गर्द जमा होते गए। उन्होंने शाह नामान के साथ मिलकर जंग की तैयारी की और एक मजबूत लश्कर तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए हमला कर दिया। इस दौरान उड़ने वाले घोड़े ने भरपूर किरदार अदा किया। उसने दुश्मन के सरों पर आसमान की तरफ से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए और एक सख्त जंग के बाद शाह नामान ने अपना मुल्क दोबारा हासिल कर लिया। फतह के बाद उसने अपने अवाम से खिताब किया और उन्हें एक नई
اور عادلانہ حکومت کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد وہ پراسرار شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پر ملکہ کا گھوڑا لوٹایا۔ ملکہ نے بھی شاہ نعمان کی تعریف کی۔ یوں شاہ نعمان نے اپنا کھویا ہوا ملک